सोचो एक ऐसी सिचुएशन जब किसी देश के पास सिर्फ 2 दिन के इम्पोर्ट्स का पैसा हो, इमरजेंसी लोन के लिए फॉरेन बैंक्स में गोल्ड को गिरवी रखना पड़े और देश के अंदर इंस्टेबिलिटी हो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि 1991 के इंडिया की रियलिटी है। लेकिन सवाल तो ये है कि सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे और इसको सही करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो सिचुएशन के खराब होने का कोई एक या दो रीज़न नहीं थे, बल्कि ये तो दशकों से जमा हो रही प्रॉब्लम्स का एक कंबाइंड इफेक्ट था। लेकिन फिर भी हम 4 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे। रीजन नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। 1950 से 1990 तक इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि ISI मॉडल को फॉलो करता था, जिसका मकसद था डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना ओवर इम्पोर्ट्स, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके। इसलिए इम्पोर्ट्स पर अप टू ट्रिपल डिजिट टैरिफ्स लगाए गए। फॉरेन ब्रांड्स पर काफ़ी सारी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस थोप दी गई। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। इस सब के बावजूद इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लोगों की नीड्स को फुलफिल करने में फेल हो गए। अभी भी इंडिया इंपोर्ट्स पर हैवीली डिपेंड था। इंडियन एक्सपोर्ट्स भी करीब 3 से 4% की एनुअल ग्रोथ पर अटक गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि फॉरेक्स रिजर्व्स काफी कम रह गए। चीप इंपोर्ट्स के लिए इंडियन रुपी को ओवर वैल्यू किया गया। इस वजह से इंडिया के जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स थे वो भी महंगे होने की वजह से ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ISI पॉलिसी के बावजूद इंडिया कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी और स्पेशली ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर हैवीली डिपेंड था। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की इस स्ट्रेटेजी ने डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कंपटीशन को ही खत्म कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि डोमेस्टिक प्लेयर्स अनसस्टेनेबल और अनप्रोडक्टिव हो गए। रीजन नंबर 2, हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को अगर आसान भाषा में समझे तो जब कोई देश अपने अर्निंग से ज़्यादा खर्चा करता है तब उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। वहीं अगर इसका उल्टा होता है तो कहते हैं फिस्कल सरप्लस। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 1980-81 में था करीब 5.5%, लेकिन 1990-91 तक ये बढ़कर करीब 9.4% तक पहुंच गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। डिफेंस स्पेंडिंग्स को भी बढ़ाया गया बिकॉज ऑफ रीजनल टेंशंस एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। 4th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन को भी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट सब्सिडीज को भी बढ़ा दिया गया और गवर्नमेंट ये सब कर पा रही थी कर्जा लेकर। बड़े बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स में टैक्स कंसेशन की वजह से गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम था। इनकम टैक्स भी करीब 1 से 2% लोग ही भरते थे। इसलिए गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं था। काफ़ी सारी लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस यानी कि PSUs को भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। ओवर स्टाफिंग एंड पुअर मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रही थी। रीजन नंबर 3, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओवर रेगुलेशंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी को कैरेक्टराइज किया जाने लगा एज लो एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1951 के तहत लाइसेंस को मैंडेटरी कर दिया गया। इसका बैकड्रॉप ये था कि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले करीब 80 एजेंसीज से अप्रूवल लेना होता था। सोचिए अगर आपको उस समय अपनी किसी बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना होता तो उसमें ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल लग जाते। शायद इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योर बनने का सपना ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देती थी ओवर प्राइवेट सेक्टर, ताकि ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें। 1969 में आए मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी MRTP एक्ट ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्केल अप नहीं होने दिया। वैसे तो इस एक्ट का एम सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना था, ताकि कोई एक एंटिटी अपनी मोनोपोली ना बना ले, बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इस एक्ट की वजह से कोई बड़ी कंपनी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती थी। 1960 से 1988 तक इंडिया ने सिर्फ करीब 4.6% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को अचीव किया, जबकि अदर एशियन कंट्रीज़ की ग्रोथ इससे कई ज़्यादा थी। रीज़न नंबर 4, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स। 1990 में शुरू हुई गल्फ वॉर, जब इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया।
इस वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस आसमान को छूने लगे। इंडियन ऑयल इंपोर्ट बिल रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ गया। गल्फ वॉर की वजह से काफी ज्यादा क्वांटिटी में इंडियन वर्कर्स जो गल्फ कंट्रीज में काम करते थे इंडिया वापस आ गए। सोवियत यूनियन जो कि $5 बिलियन के एनुअल ट्रेड के साथ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया और इंडिया को जो सस्ता सोवियत ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स मिलते थे वो भी बंद हो गए। साथ ही कोलैप्स हुआ रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट। इन एक्सटर्नल शॉक्स के अलावा इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। फरवरी 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट बजट पास करने में असफल रही एंड मई 1991 में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। इस कारण देश में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया। इस सब के अलावा इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा इंडिया से निकालना शुरू कर दिया। ये 4 मेजर रीजंस थे इंडिया के 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के। इसके बाद 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं और इनके अंडर फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह अनाउंस करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस पॉलिसी के 3 पिलर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंडर लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, लेकिन बाद में इस लिमिट को भी घटाकर 18 से 6 कर दिया गया। MRTP एक्ट की रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव कर दिया गया। इस वजह से अब कंपनीज को एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की फ्रीडम थी। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी उनको भी घटाकर 17 से 8 और बाद में 3 कर दिया गया। सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, सिविल एविएशन एंड पावर जनरेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम कर दिया, जिस वजह से अब बैंक्स काफी कम इंटरेस्ट पे लोन्स दे सकती थी। इस पॉलिसी के बाद ही HDFC और ICICI जैसी प्राइवेट बैंक्स की एंट्री होती है। 1992 में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया फॉर सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। ज्यादातर इम्पोर्टेड गुड्स पर से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी एलिमिनेट कर दिया गया फॉर कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। इसके साथ ही टैरिफ्स को भी काफी कम कर दिया गया। गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए गए। एक्सपोर्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के थ्रू रिफंड किया गया। प्राइवेटाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट डोमिनेंस को कम किया गया। PSU डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को कम किया और काफी सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना शुरू किया, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड एक्सेट्रा। प्रॉफिटेबल PSUs को नवरत्न स्टेटस दिया गया और जो लॉस मेकिंग PSUs थे उन्हें या तो रीस्ट्रक्चर किया गया या बंद कर दिया गया। इस पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत सपोर्ट किया। ग्लोबलाइजेशन के अंडर इंडियन इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। अब से काफी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में सेटअप होने लगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने काफी सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैब किया। गवर्नमेंट ने रुपये को करीब 18% डिवैल्यू कर दिया, जिससे हमारा ट्रेड काफी हद तक इम्प्रूव हुआ। इस LPG मॉडल का इंडियन इकोनॉमी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ। 1995 तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब $25 बिलियन तक पहुंच गए। इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट से घटकर सिंगल डिजिट पर आ गई। साथ ही आने वाले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करीब 13% तक पहुंच गई और 1995 में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन गया। इंडिया की एनुअल GDP ग्रोथ रेट साल 2000 तक करीब 3.5% से बढ़कर 5.7% हो गई। इन रिफॉर्म्स की वजह से कोका कोला इंडिया में वापस आ गई और इन्फोसिस, TCS जैसे IT जायंट्स ग्लोबल मार्केट में एंट्री लेने लगे। वैसे तो ये पॉलिसी गेम चेंजर साबित हुई, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस पॉलिसी की भी कुछ डाउन साइड्स थी। नंबर 1, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर।
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सर्विस सेक्टर। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाने की वजह से अब इंडियन फार्मर्स को फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ compete करना पड़ रहा था। नंबर 2, जॉबलेस ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ के बावजूद ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन इतनी तेजी से नहीं हुआ। नंबर 3, राइजिंग इनकम इक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ अर्बन एंड डेवलप्ड रीजन्स तक ही सीमित रही, इस वजह से पुअर एंड रूरल एरियाज काफ़ी पीछे रह गए। नंबर 4, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस को उनकी एक्चुअल वैल्यू से भी कम में बेचा। इस डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ने जो भी रेवेन्यू कमाया उसे री इन्वेस्ट करने की बजाय बजट डेफिसिट को कवर करने में लगाया। नंबर 5, इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। इंडियन फर्म्स स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अब सस्ते और बेहतर क्वालिटी के इम्पोर्टेड सामान से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था। इस कारण काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए। नंबर 6, फिस्कल एंड टैक्स पॉलिसी इशूज। टैक्स इंसेंटिव्स की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर काफ़ी कम खर्चा कर रही थी। शायद इन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पार्टी में ही क्रिटिसाइज किया गया। कांग्रेस की एक पार्टी मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन को सिर्फ कुछ एमपीज जैसे मणिशंकर अय्यर और नाथुराम मिर्धा ने ही सपोर्ट किया। ये पॉलिसी कितनी सही या गलत थी ये फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर ये पॉलिसी ना होती तो आपको क्या लगता है आज का भारत कैसा होता? क्या कभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन पाते? कमेंट्स पर अपना आंसर जरूर दें और साथ ही ये भी बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।